मंथ का ये आखिरी लेक्चर होगा मेरा, और उसके बाद अगर आगे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मैं आपसे आगे मिलता रहूंगा जो है। ठीक है, चलिए खैर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ये सभी चीज़ों को भूल करके, और जानते हैं कि आपको क्या चीज़ें और पढ़ानी बची हैं, और हम उसकी शुरुआत कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा बस। फाइन, जस्ट वेट, मैं लिंक को थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, और फिर उसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत जो है वो करेंगे आज अपने टॉपिक से। ठीक है, चलिए 1 मिनट जस्ट वेट करिएगा आप। ओके, ओके, आरुष जी ने ज्वाइन किया हुआ है। आरुष जी वेलकम। चलिए ठीक है, तो हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा था उस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया हुआ था, ये सभी एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, आपके डीएनए के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं डीएनए के, और एक्सरे डिफ्रैक्शंस भी आपको मैंने बताया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद चागाफ रूल, तमाम तरह के न्यूक्लियोसोम के भी बारे में कल हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस आपसे कर लिया था। हिस्टोन के स्ट्रक्चर्स को भी हमने देखा हुआ था, और फिर उसके बाद में हम लोग ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को भी मेंशन किया हुआ था कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। फिर हमने मैक्लॉयड जी का एक्सपेरिमेंट देखा था, ओसवाल्ड एवरी और मैक्लॉयड जी का एक्सपेरिमेंट देखा हुआ था। एंड फाइनली हम आज बात करने वाले हैं हर्षे चेस जी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। और हर्षे चेस जी के एक्सपेरिमेंट के बाद आज हम अपना एक आखिरी एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, और वो रहेगा हमारा मेसेल्सन स्टाहल जी का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम रेप्लिकेशन को मेंशन करते हुए अपने इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए हर्षे चेस जी के एक्सपेरिमेंट को। तो हर्षे चेस जी के एक्सपेरिमेंट के पहले ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हर्षे चेस जी का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई करना था कि जो दरअसल जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या फिर वो आपका डीएनए है। क्योंकि इस पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, बहुत ज्यादा बातें इस पे हो रही थी। कुछ लोगों का मानना था, एक तबकों को मानना ये था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा डीएनए होता है, और कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। इसी बात को लेकर के लोगों में अपने आपस में एक बहस छिड़ी हुई थी कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल आपका होता है, डीएनए होता है या फिर प्रोटीन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के हर्षे चेस जी ने एक्सपेरिमेंट किया, और इसे हमने एक ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे हम जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं उसमें ब्लेंडर, सेंट्रीफ्यूगेशन, तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए हम इसको एक एक्सपेरिमेंटली तौर पे इसे हम एक ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं। अब हर्षित जी ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सिंपली आपके सामने बगल में आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज वायरसेस। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरियोफाज वायरसेस होते हैं, और ये बैक्टीरियोफाज वायरस जो होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम जो है वो करते हैं, या इन्हें आप फेज भी बोल सकते हो या फाज भी बोल सकते हो। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो तरीके के बैक्टीरिया को लिया हुआ है, दो तरीके के फेज वायरसेस को लिया हुआ है। एक अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो वायरस के बारे में आप जानते हैं कि उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ये हम जानते हैं। ठीक है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। वहीं पे अगर हम इसके बात करें उस प्रोटीन कवरिंग के अंदर की, तो इसके प्रोटीन कवरिंग के अंदर जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लेबल किया हुआ है सल्फर से। किससे लेबल किया है, सल्फर से लेबल किया है, और सल्फर के पास में प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन से बाइंड करने की। किससे बाइंड करने की, प्रोटीन से बाइंड करने की। और यहाँ पे जो हमने सल्फर यूज किया हुआ है वो रेडियो एक्टिव सल्फर P32 है। क्या है, P32, और ये एक रेडियो एक्टिव सल्फर होता है
इस बात का, सॉरी, रेडियो एक्टिव सल्फर, हाँ ठीक है, फॉस्फोरस होता है P32, राइट, सल्फर होता है S35, ठीक है, मैं तो क्या ही बता रहा हूँ आपको, S35, हाँ ठीक, ओके। और एक तरफ, दूसरी तरफ हमने जो यूज किया है वो फॉस्फोरस यूज किया है, दैट इज अ P35 यूज किया हुआ है हमने यहाँ पे, और ये भी हमारा एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, S35 आपका होता है सल्फर का, एंड P32, हाँ अच्छा, P32, राइट, हाँ ठीक है, P32 जो है वो आपका होता है फॉस्फोरस का। तो ये जो आपका दोनों देखने को आपको मिला, सल्फर का और फास्फोरस, जो कि किससे बाइंड करता है, ये बाइंड करता है आपके डीएनए से, ठीक। बट यहाँ पे बात सवाल इसकी थी कि भाई चलो ठीक है, इसको सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, या उसको हमें ऐसे मीडियम में डाल देना है जहां पे हमने एक तरफ S35 सॉल्यूशन लिया हुआ है और दूसरी तरफ हमने P32 सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें हमने इसको डाल दिया, ठीक है। एक जो है ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है, एक जो है रेड कलर से मेंशन किया गया है। पहले मैं एक्सपेरिमेंटली को एकदम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपली आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया सेल में इसको इन्फेक्ट करा दिया, दोनों को बैक्टीरिया सेल से इन्फेक्शन कराया। और क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देता है बैक्टीरिया सेल के अंदर, मतलब पूरा का पूरा पोर्शन या पूरा का पूरा जो कवरिंग होता है या फिर जो लेयर्स होती हैं या प्रोटीनियस कोट होता है वो कभी अंदर नहीं जाता है, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। और हमें यही तो डिटेक्ट करना है कि जो अंदर गया हुआ है वो उसमें सल्फर मौजूद है या फिर उसमें फॉस्फोरस मौजूद है, मतलब जो अंदर गया हुआ जेनेटिक मटेरियल है उसमें सल्फर मौजूद है या फिर उसमें फॉस्फोरस मौजूद है, बस हमको यही पता करना है, यही डिटेक्ट हमें जो है वो करना है। फिर हमने जब इन्फेक्शन करा दिया तो इन्फेक्शन कराने के बाद आपको पता है कि जो प्रोटीन होती है वो इसके ऊपर मौजूद होती है, मतलब भाई डीएनए तो अंदर चला गया और बचा हुआ जो प्रोटीनियस कोट होता है वो उसके ऊपर रह गया, क्या रह गया, उसके ऊपर रह गया। अब दोनों के अगर आप डीएनए को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर दिया, अंदर डीएनए कैसा है, ग्रीन कलर का थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा होगा आपको, ठीक है। इधर की तरफ आपको रेड कलर का विजिबल हो रहा है डीएनए, ठीक। डीएनए नॉर्मली किस कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम क्या करेंगे, फास्फोरस से अगर उसको हम करवा देते हैं तो डीएनए हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के डीएनए मतलब ये है कि दैट इज कंटेन ऑफ फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस को कंटेन किया हुआ है और ये आपका क्या है, डीएनए है। अगर किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने इसको इन्फेक्शन कराया हुआ है, अगर इसके अंदर हमें रेड डीएनए देखने को मिलता है, इट मींस दैट डीएनए जो है वो आपका रेडियो एक्टिव से स्ट्रेन नहीं हुआ है, ठीक है। और जो चीज स्ट्रेन हुई है वो क्या है, आपका फॉस्फोरस, मतलब वो आपका स्ट्रेन हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अंदर आया हुआ चीज है वो स्ट्रेन अगर हुआ है तो स्ट्रेन केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल को कौन करेगा, फॉस्फोरस करेगा। इट मींस दैट फॉस्फोरस ही जेनेटिक मटेरियल को स्ट्रेन करेगा। तो सिंपली सी बात है कि जब अंदर आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि यही जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो कलर कैसा होना चाहिए था, कलर भाई चेंज हो जाता, कलर कुछ और होता, बात समझ में आया, या वो ग्रीन हो जाता, फिर प्रोटीन कोट आता तो अंदर हम उसको देखते। लेकिन वहां पे प्रोटीन नहीं आया, वहां पे जो हमें अंदर कलर्स देखने को मिले वो ग्रीन कलर देखने को मिले और वो था फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का नेचर क्या होता है कि वो किससे जुड़ा होता है, डीएनए से जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे जब हमने इन्फेक्शन कराया तो इन्फेक्शन कराने के बाद हमने जब उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर के जितने भी प्रोटीन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सब वहां से क्या हो जाए, हट जाए, निकल जाए, ठीक है। इसीलिए हमने इसको पहले ब्लेंड करा लिया। जब तक हमने इसे ब्लेंड कराया तब तक रेप्लिकेशन हुआ अपना इसका, और भी मटेरियल जेनेटिक बन करके तैयार हो गया। फिर हमने क्या कराया कि उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब के अंदर हम क्या काम करते हैं कि सॉल्यूशन को, अपने सैंपल्स को डाल देते हैं। तो एक तरफ हमने सैंपल को डाला, कौन सा, एक तरफ हमने नाइट्रोजन वाले सैंपल को डाल दिया, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन आपका मौजूद, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस वाला P32 वाले को डाल दिया, हाँ P32 वाले को डाल दिया इसमें। और दूसरी तरफ वाले में हमने क्या कर दिया, S35 वाले को डाल दिया, ठीक है। अब ये वाले दोनों बैक्टीरिया को हमने डाल दिया, इसके बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दिया और फिर उस सैंपल को हमने किस में रख दिया, उस सैंपल को हमने जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक मशीन आती है, उस मशीन में आप टाइमिंग सेट कर दीजिए
और आरपीएम सेट कर दीजिए, तो वो मशीन उतने टाइम में उतनी तेजी से वो मूव करती है, घूमती है, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से चीजों को मिक्स कर देती है। फिर लिखा हुआ है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल्स, सेल्स के अंदर हमें कोई भी सल्फर देखने को नहीं मिली। अगर सेल के अंदर सल्फर होता तो उसका कलर डार्क रेड होता। कैसा होता? डार्क रेड होता। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी डार्क रेड जो है वो देखने को नहीं मिला। नहीं समझे मेरी बात? अगर मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से ऊपर की तरफ देखिए, जब हमने सल्फर को स्ट्रेन किया तो इसका कैप्सूल किस कलर का था? डार्क रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर ये कोट अंदर आता तो ये भी किस कलर का होता? ये भी होता आपका डार्क रेड कलर का होता। मतलब समझिए, अगर हम इसको S35 से इसको ऐसे स्ट्रेन किए हुए हैं, मान लो हमने इसको सल्फर डाला था, तो इसकी प्रोटीन कोट किस कलर की हो गई? रेड कलर की। तो अगर प्रोटीन अंदर आता तो इसका कलर कैसा होता? डार्क रेड होता। लेकिन क्या डार्क रेड है? नहीं, हल्का लाइट है भाई, तो मतलब वो तो डीएनए है हमारा, वो तो नहीं होना चाहिए था। डार्क होता तो मान लेते प्रोटीन अंदर आया है, लेकिन प्रोटीन तो अंदर आया नहीं। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन द सेल, सेंट्रीफ्यूगेशन हमने इसलिए कराया ताकि सेल के अंदर हम जान सके कि वहां सल्फर उस सैंपल में मौजूद है या फिर नहीं। उस सैंपल में अगर सल्फर मौजूद नहीं है तो फिर उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि सेल के अंदर आपका सल्फर नहीं आया है, मतलब प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो पाया कि जो हमारा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमने ये पाया कि क्या पाया कि जो हमारा फास्फोरस था वो हमें सेल के अंदर देखने को मिला। इट मींस दैट डीएनए फास्फोरस के साथ बाइंड किया हुआ था, इसीलिए तो जब डीएनए अंदर आया तो डीएनए के साथ में क्या अंदर आ गया? फास्फोरस अंदर आ गया, ठीक है। बट सल्फर अंदर आपका नहीं आया। तो इस तरीके से जो आपका फास्फोरस है वो अंदर की तरफ नहीं आया। मेरी बात सबको समझ में आ गई? सिंपली एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगा। सभी को समझ में आया या एक बार और बोलिए भाई। आगे बढ़े। जवाब दे दीजिए अगर आप लोग को समझ में आ गया तो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, तो समझे? तो यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने ये देखा कि जो हमने सैंपल्स लिए हुए थे वो सैंपल्स हमारे क्या हुए कि वो सैंपल सबके सब, एक मिनट रुक जाइए, ओके, गुड मॉर्निंग जानवी जी। चलिए, तो यहाँ पे जो सैंपल्स हमने लिए थे वहां पे हमने देखे कि सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया थी वहां पे आपको जो है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फास्फोरस देखने को मिला। लेकिन हमें यहाँ पे सल्फर जो है सेल के अंदर कहीं देखने को नहीं मिला आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आगे देखिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम इस चीज को ध्यान में देते हैं और एक्सपेरिमेंट को रीड करते चलते हैं ताकि आपकी डाउट्स और ज्यादा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या था? हर्षेचेस ग्रीव सम बैक्टीरियोफेज वायरस ऑन द मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस। रेडियो एक्टिव फास्फोरस में बैक्टीरियोफाज वायरस को, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस को के कुछ सैंपल्स को हमने फास्फोरस में डाल दिया और अदर ऑफ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर S35 को हमने डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? कुछ मतलब दोनों के सैंपल को हमने अलग अलग में डाल दिया। कुछ बैक्टीरियोफाज को हमने फास्फोरस में डाल दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, और कुछ सैंपल्स को हमने डाल दिया सल्फर वाले में, ठीक है। इन दोनों में हमने सैंपल्स को डाल दिया। फिर वायरस ग्रोन इन P32, जो वायरस था सबसे पहले जो P32 में ग्रो किया हुआ है, गॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। वो P32 वाला जो था उसने रेडियो एक्टिव डीएनए को स्ट्रेन किया, रेडियो एक्टिव डीएनए को कलर किया, और जो कलर था वो ग्रीन कलर का हमें विजिबल हुआ था। और जो वायरस ग्रो किया गया S35 में, उसका जो प्रोटीन की जो कवरिंग थी, कैप्सूल था, उसको वहां पे देखने को मिलता है। उसको वहां पे देखने को क्या मिला? उसको वहां पे देखने को मिला कलर्ड स्किन। किसके ऊपर? आपके सल्फर के ऊपर देखने को मिला, ठीक है। तो सल्फर के ऊपर किस में देखने को मिला? सल्फर के ऊपर आपको देखने को मिला ये बैक्टीरियोफेज वायरस के कैप्सूल के ऊपर सल्फर का देखने को मिला। और प्रोटीन वाला जो है ये फास्फोरस का किस में देखने को मिला? फास्फोरस का देखने को मिला डीएनए के साथ में। तो इस तो सिंपल, इसको मैंने सिंप्लीफाई आपको करके बता दिया। क्या हुआ चीजें? दिस प्रिपरेशंस वर यूज सेपरेटली टू इन्फेक्ट ई कोलाई। इससे हमने जो क्या किया कि अब हमको क्या है? सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है सैंपल्स को आफ्टर इन्फेक्शन। ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। जब हमने सैंपल्स को सेपरेट किया, उसको अलग किया, तो पाया कि जो हमारा सल्फर था, जो हमारा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारा सल्फर था वो हमें सेल के अंदर देखने को नहीं मिला। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, अमनीत जी वेलकम, अगर वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करते हैं फास्फोरस की,
तो फास्फोरस जो है वो हमें सेल के अंदर देखने को मिला। दिस प्रिपरेशन वर वेरी सेपरेट टू इन्फेक्ट ई कोलाई। ई कोलाई को हमने क्या किया, इन्फेक्ट किया, किससे, बैक्टीरियोफेज वायरस से, ठीक है, सेपरेटली, मतलब कि सल्फर वाले को हमने अलग बैक्टीरियोफेज वायरस, सल्फर वाले से जो बैक्टीरियोफेज वायरस था उसको हमने अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया और फास्फोरस को अलग बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया। आफ्टर इन्फेक्शन द ई कोलाई वर जेनेटिकली एगिएटेड ब्लेंडर टू रिमूव द वायरस पार्टिकल ऑन द बैक्टीरिया। फिर हमने जब इसको कराया तो जेनेटिक मटेरियल तो अंदर आ गया, लेकिन प्रोटीन कोट कहाँ रह गया, ऊपर ही रह गया। देखिए ये क्या है, प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट कहाँ रह गया, ऊपर, और इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ गया, अंदर आ गया। तो प्रोटीन पार्टिकल को ब्लेंडिंग करके हमने क्या कर दिया, हटा दिया वहां से, ताकि सैंपल के अंदर कभी हमें कोई दिक्कत देखने को ना मिले। सैंपल में हमें प्रोटीन पार्टिकल्स, मतलब कि वो कैप्सूल का मॉलिक्यूल हमें देखने को ना मिले। Then the culture was centrifuged to separate lighter virus particle from heavier bacterial cells. जब हमने जो है क्या किया कि लाइटर वायरस पार्टिकल्स जो थे ऊपर ऊपर, मान लो कैसे ब्लेंडिंग हम कैसे करेंगे, सेपरेशन हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा। जब हमने सेपरेट करते हैं ना, जब हम कोई भी चीज सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम कोई भी चीज सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूज करने पे जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे आ जाता है। तो बैक्टीरिया सेल जो इन्फेक्टेड थी वो नीचे आ गई, और जो बचे हुए जो पार्टिकल्स थे जिसका डीएनए मूव कर गया था, उसके जो कैप्सूल के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर थे। तो उसको हमने क्या किया, ड्रॉपर के थ्रू या माइक्रो पिपेट के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब सैंपल में केवल और केवल क्या बचा, अब सैंपल में केवल और केवल बैक्टीरियल सेल बचा। और जब हमने उस बैक्टीरियल सेल को देखा तो पाया कि कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर हमें सल्फर देखने को मिलते हैं और कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर हमें किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर सल्फर देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि सल्फर जो प्रोटीन से बाइंड किया था वो तो मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं आया हुआ है। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है क्योंकि वो किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। जबकि उसी सेल के अंदर हमने देखा तो कई बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें फास्फोरस देखने को मिला, और जब हमें फास्फोरस देखने को मिला तो हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई फास्फोरस तो बाइंड करता है डीएनए से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी डीएनए से बाइंड करने की होती है, और डीएनए ही, अगर हमें फास्फोरस मिल रहा है इसका मतलब यह है कि हमें सेल के अंदर डीएनए मिल रहा है, और अगर सेल के अंदर डीएनए मिल रहा है तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या सभी को बात समझ में आ गई, बोलिए भाई, सभी को बात समझ में आ गई, या एक बार और हमें एक बार जवाब दे दीजिए आप लोग, बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़े। ओके, तो दैट इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विच वन प्रूव, आपको जो जिसने आपको प्रूव किया कि भाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, प्रोटीन इज नॉट, ठीक। तो सिंपली तौर पे ये आपके सामने नोट्स भी हैं, बगल में आपके सामने डायग्राम भी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अब आपसे, जो है मैं बात करूंगा एक खास एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो है आपका मेसेल्सन स्टाहल। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको डीएनए रेप्लिकेशन का। क्या देना चाहूँ, डीएनए, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हल्का ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक बड़ी प्रोसेस है जिसमें तमाम तरह के एंजाइम्स को हम ऐड करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस हो जाती है, उसको हम इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है। बट अभी पहले आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत इत्मीनान से आप मेरी बात को आप सुनिएगा। ये बेटा ये और भी अच्छे एक्सपेरिमेंट हैं, ये तो और भी अच्छी तरह से बताने होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह आप लोगों को नहीं पता, अगर मान लीजिए जैसे मैंने तो इन सभी चीजों के एक्सपेरिमेंट को, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन वगैरह को जो इस्तेमाल किया होता है ना, तो इसको पढ़ाने में और मजा आती है। तो वो थोड़ा सा उसका एक अलग रुतबा है। तो अगर आपको एनिमेशन के थ्रू चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे एनिमेशन के थ्रू भी है, ठीक है, तो वहां और ज्यादा सिंपली हो गया है, 1.5 मिनट में मुश्किल से समझ में आ जाता है वहां पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। अब आप देखिए डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारी प्रोसीजर होती है उसमें मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, पहले समझिए आप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारा सेल डिवाइड करता है, जब एक पुरानी सेल से कोई नई सेल्स बनती है, तो उस नई सेल्स के बनने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। अब हमारी सेल साइकिल के अंदर आप पढ़ते हैं कई तरह के फेजेस होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं जीवन फेजेस। अब आप समझ गए मैं क्या बात करने वाला हूँ। एस फेजेस होता है, जीवन फेजेस होता है, और आपका G2 फेजेस होता है, ठीक है। और फिर फाइनल आपका एम फेजेस होता है। ये चीज आप लोग जानते हैं, इसको मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एस फेज। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज हमारे लिए जाना जाता है वो जाना जाता है एस फेज, क्योंकि एस फेज जो होता है, एस फेज में आपको देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे दो चीज देखने को मिलता है एनिमल सेल के अंदर। एक देखने को मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या देखने को मिलता है, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर जिसे आप डीएनए डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है।
या फिर डीएनए को डबल करना है। और एक चीज होता है सेंट्रियोल, क्या होता है सेंट्रियोल, जो आगे जाकर के सेल डिवीजन में बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो एस फेज के अंदर आप दो चीजों के बारे में जाने, सबसे पहली चीज डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेकंड वन इज सेंट्रियोल। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आप इसको क्यों जानना चाहते हैं, वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अभी इसके तार जुड़े हुए हैं मिसेल्सन स्टाहल के एक्सपेरिमेंट से। तो मैं बहुत बेसिक से आपको जरूर बताने, जैसे इसके पास मान लीजिए एक डीएनए पड़ा हुआ है, तो अब इसके पास भी चाहिए और इसको भी चाहिए, तो ये डीएनए आएगा कैसे, और आएगा तो ये डीएनए कैसे, मतलब किस तरीके, अगर ये एक सोमैटिक डिवीजन है, कैसा डिवीजन है, सोमैटिक डिवीजन। सोमैटिक डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक बात बताइए, क्या अगर हमें चोट लग जाए, सपोज दैट अगर हमें चोट लग जाए और हमारी 500 सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, ध्यान सुनिएगा, हेलो एमबीबीएस जी, हेलो अवंतिका जी, अगर मान लीजिए हमें चोट लग गई और हमारी 500 सेल डिस्ट्रॉय हो गई, तो 500 सेल किससे बनेंगी, वो पुरानी सेल से बनेंगी। अच्छा अच्छा, जो नई सेल अगर बनी तो क्या उसका डीएनए चेंज हो जाएगा, बोलिए क्या उसका डीएनए चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, उसका डीएनए कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम तरह का डीएनए होगा। क्योंकि जब आपकी कहीं पे स्किन या टिश्यू डैमेज होती है तो टिश्यूज सेम टाइप की सेल से बनी हुई है, तो अगर टिश्यू डैमेज होगी तो वही सेम टाइप की सेल होनी चाहिए, और अगर वही सेम टाइप की सेल होनी चाहिए तो सेम टाइप की सेल के लिए उसका डीएनए भी कंटेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इट मींस दैट अगर ये हमारा पेरेंटल सेल है, कैसा सेल है, पेरेंटल सेल है, और इससे नई सेल्स बन रही हैं, तो इनका डॉटर में जो डीएनए भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अभी तो इसमें देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी हमारे पास पेरेंट कितना है, एक है, और जब पेरेंट एक होता है तो डॉटर के अंदर कोई भी जेनेटिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे दो पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए हमारा डीएनए चेंज देखने को मिलता है। बट आपकी सेल का पेरेंट कौन है, एक ही तो है ना, तो जो नई सेल बनेगी दे आर द डॉटर सेल एंड सेम एज पेरेंट सेल्स। तो यहाँ पे एक जो डीएनए होता है वो किसका होता है, पेरेंट का होता है, किसका होता है, पेरेंट का होता है। और एक नए डीएनए को हमें क्या करना होता है, इसी के थ्रू बनाना होता है, क्या करना होता है, बनाना होता है, ठीक है, इसी के थ्रू हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। तो जब हम इसी के थ्रू इसको बनाते हैं, इसी के थ्रू इस नई सेल के थ्रू बनाते हैं, एमबीबीएस जी कैप डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो जब हम बनाते हैं डीएनए को, ठीक है, तो एक डीएनए इसमें किसका होता है, पेरेंट का होता है, और एक उससे नया डीएनए बनता है। इट मींस दैट दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। अगेन ध्यान से सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सा चैट से हट करके आप लोग थोड़ा सुनेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। फिर से ध्यान सुनिए, मैंने आपको बोला कि सपोज दैट यू हैव अ टू स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए, सपोज दैट आपका दो डीएनए है, मतलब एक डीएनए है जो कि डबल एक ही डीएनए है, ठीक है, और आपको दो नए सेल्स बनाने हैं। रिमेंबर, अगर ये एक माइटोसिस डिवीजन है, अगर ये कैसा डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन है, एक सिंगल सेल के अंदर हो रहा है, दो नई सेल्स बन रही हैं, यस डबल, हाँ, दो नई सेल्स बन रही हैं, तो जाहिर तौर पे मैंने आपको क्या बताया, इन द केस ऑफ सिंगल पेरेंट जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चे का वो भी सेम एज पेरेंटल डीएनए, राइट, उसका डीएनए जो होता है वो सेम एज पेरेंटल डीएनए जैसा होता है, उसमें आपको कोई बेसिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा एक पेरेंटल डीएनए है, तो जब ये, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी 500 सेल डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो जो 500 नई सेल्स बनेंगी दे आर द सेम एज द ओल्डर सेल्स, वो पुरानी सेल जैसी ही होंगी। क्योंकि अगर उंगली में चोट लग गई तो उंगली की सेल में उंगली की सेल ही बनेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि न्यूरॉन्स और ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा, ब्रेन बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो सेल बनेंगी वो उसी सेम टिश्यू बनेंगी, उसका नेचर सेम होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने डीएनए बनाया है, क्यों ऐसा नेचर क्यों सेम होगा, क्योंकि उसका डीएनए भी क्या होगा, सेम होगा। तो डीएनए सेम कैसे होगा, इसका एक स्ट्रैंड इसके पास में चलाएगा और एक स्ट्रैंड इसके पास में चलाएगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर एक स्ट्रैंड हमारे पास में आ जाए तो एक स्ट्रैंड का जो एटीजीसी होता है, देखिए बेटा ध्यान सुनिए, एक स्ट्रैंड का जो एटीजीसी होता है उसी का सेम डीएनए किसका होता है, बगल वाले का बन जाएगा, टी ए सी जी बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका कंटेंट क्या हो गया, ये मिल गया हमें। अच्छा चलो, ये तो बन गया हमारा, मान लिया, ठीक है, ये सेम एज किसकी तरह हो गया, पेरेंट जैसा हो गया। दूसरे में मान लो टी ए सी जी गया था, एक में एटीजीसी गया था तो उसने बना लिया टी ए सी जी, और एक में टी ए सी जी गया होगा तो क्या बना लेगा, एटीजीसी बना लेगा। तो इट मींस दैट दोनों के पास में डीएनए मटेरियल क्या होगा, सेम टू सेम होगा, और ये कभी चेंज नहीं होना। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल पेरेंट से आ रहा है, और जो एक है वो नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, जो किसके बेस पे बन रहा है, पेरेंटल डीएनए के बेस पे बन रहा है, मतलब पेरेंट डीएनए को वो एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है।
पेरेंटल डीएनए को वो एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है और नया डीएनए बना रहा है। तो जब किसी डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा, तो दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। बात समझ में आया? दैट इज क्लियर। अब आगे देखिए, बट सवाल यहां पे नहीं खत्म था। सवाल यहां पे नहीं खत्म था कि डीएनए हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सवाल एक और भी था कि हमारा डीएनए होता कैसा है। कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है सेम एज पेरेंट, मतलब पूरा का पूरा डीएनए आपका पेरेंट का ही होता है, नया डीएनए ना बने। अब फिर से रिपीट करूं, रिजल्टेंट वाला फिर सुन लीजिए जरा सा। देखिए, पेरेंट डीएनए आपके पास में है। अच्छा देखिए, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूं, तो बात मत करिए भाई आप लोग, अगर आप इधर से सुनेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सेल बना लिया और इस सेल के अंदर मान लीजिए मैंने रख दिया एक डीएनए। ठीक, इसमें मान लेते हैं मैंने दे दिया ए टी जी सी। ठीक, तो इसका सिमिलर क्या आएगा? इसका सिमिलर आएगा टी ए सी जी। ये तो सब आसान है। अब बताइए, जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन में दो दो डॉटर सेल्स बनेंगी। दो डॉटर सेल्स बन गई मान लो। ठीक, बट दो डॉटर सेल में डीएनए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक माइटोसिस डिवीजन है और इसका पेरेंटल सेल एक ही है, जब एक पेरेंट होगा तो डीएनए बिल्कुल सेम एज पेरेंट जैसा ही होगा। बट द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज वन डीएनए फ्रेगमेंट पेरेंट्स का होगा और एक नया बनेगा। हाँ ठीक है, आगे अब बस आ रहा है बेटा, ध्यान सुनिए। अब मैंने मान लीजिए एक फ्रेगमेंट दे दिया इस वाले को। ठीक, ये वाला कौन सा दे दिया हमने? इस वाले को ए दे दिया, टी दे दिया, जी दे दिया, सी दे दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला मान लो हमने इसको दे दिया दूसरे पेरेंट वाला फ्रेगमेंट, मतलब इस पेरेंट का दूसरा फ्रेगमेंट दे दिया। इसको दे दिया टी दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको जी दे दिया ना। अब बताइए, इसके पास में जो नया वाला डीएनए बनेगा उसको, अब देखिए इसी के बेसिस पे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ए के जगह टी, टी के जगह ए, जी के जगह सी, सी और सी की जगह जी बन गया। और इसमें देखिए दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, ए टी की जगह ए की जगह टी, फिर सी की जगह जी, जी की जगह सी। तो देखिए एटीजीसी सेम एज पेरेंट बना कि नहीं बना? समझ में आ गया? बोलिए भाई, बताइए भाई आंसू जी, समझ में आ गया? ओके, ठीक। अब मैं बार बार रिपीट, एमबीबीएस जी भाई इसमें ऑप्शन होता है यार रिपीट, तो अब वीडियो पीछे कर लेना। इतने रिपीट मारूंगा तो मेरा रिपीटा हो जाएगा। आप लोग चैट करोगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा। चलिए, हंसो ना यार, देखो हंसो ना भाई, मेरा किसी का दिल तोड़ने का मन नहीं करता, बट मतलब थोड़ा समझ लिया करो यार जो है, ठीक है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा मूड एकदम बहुत अच्छा है। चलिए अब हम आ जाते हैं। तो क्या था कि तीन ऑप्शंस थे आपके पास में। अब एक बात बताइए, देखिए यहां पे एक डीएनए किससे आया था? पेरेंट से आया था। और एक डीएनए किससे बना था? एक न्यू बना था ना। एक न्यू बना था और एक पेरेंट से आया था। इसमें भी एक पेरेंट से आया था, ये वाला पेरेंट से आया था और ये वाला क्या था? न्यू बना था। तो ऐसा डीएनए जिसमें एक पेरेंट का हो और एक नया बने, इस तरह के डीएनए को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। यस डेफिनेटली, पेरेंटल डीएनए इज नोन एज टेम्पलेट डीएनए, राइट। और जो नया बन रहा है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि बाद में बन रहा है। तो ये सब आप पढ़ेंगे अभी, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में सब आएंगी। लेकिन ये बात अभी एक्सपेरिमेंट की हो रही, दैट इज अ बेस ऑफ वो क्या बोलते हैं उसको, सेल साइकिल, जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए के थियरी को बताता है, मैं सल्सनस्टाल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पेरेंट डीएनए है एक और एक नया है। दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्योंकि साइंटिस्टों ने बोला कि डीएनए तीन तरह से आप बता सकते हो क्या? जैसे एक होता है आपका कंजर्वेटिव। अब साइंटिस्टों का मानना था कि डीएनए हमारा कंजर्वेटिव होता है, या फिर सेमी कंजर्वेटिव होता है, या फिर हमारा डिसरप्टिव होता है। तो ये तीन चीजें थी। अब सवाल ये था कि ये तीनों क्या था? सवाल ये था कि कंजर्वेटिव में दोनों डीएनए जो होंगे वो पेरेंट के बने होंगे। दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे? पेरेंट के होंगे।
सेमी कंजर्वेटिव में था कि एक डीएनए पेरेंट का होगा और दूसरा डीएनए क्या होगा, नया बना होगा। ठीक है, ये किसका था, ये सेमी कंजर्वेटिव का था। और डिसरप्टिव वाले में क्या था कि उसमें यह था कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं, कुछ फ्रेगमेंट जो है ये फ्रेगमेंट वाइज डीएनए होगा। इट मींस दैट बीच बीच में पेरेंटल होगा और बीच बीच में डॉटर होगा। ये कोई भयानक चीज बता बैठा था भाई, देखिए ये इस तरह से बीच बीच में पेरेंटल और नया, बीच में पेरेंट नया, देखो पेरेंट नया पेरेंट नया पेरेंट नया, इस तरह का। इसको हमने नाम दिया था डिसरप्टिव। क्या नाम दे दिया था, डिसरप्टिव। अब 3 तरह के बताए गए थे। तो बाद में भाई पता चला कि हमारा जो डीएनए होता है वो हमारा होता है सेमी कंजर्वेटिव। और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टाहल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि आपके लिए चीजें इजी वीजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। और इनके एक्सपेरिमेंट के दरमियान आप कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि 14N आपके होते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, और N15 ये क्या है, नाइट्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स होते हैं वो जिनके वो सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो लुक एट दिस एटॉमिक मास 14 एंड 15, इट मींस दैट दे आर द हैवियर। ये क्या होगा, ये आपका हैवी होता है भाई, ये आपका हैवी होता है, और ये आपका क्या होता है, लाइटर होता है। क्या होता है, लाइटर होता है। ठीक है, सिंपली मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, ज्यादा तीन टाइम नहीं करता हूं, सिंपली देखो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको। ठीक, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग लगे रही चैट में। चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को जरा सा, ठीक है, फाइन, 1 मिनट रुक जाइए। तो मैंने ये कहा आपको कि हमने यहाँ पे 2 तरह के आइसोटोप्स लिए, एक ले लिया हमने 14N और दूसरा ले लिया हमने 15N। 15N जो था वो हैवी था और 14N जो था वो क्या था, आपका लाइटर था। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया कि जो 15N वाला हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को हमने लिया। अब हमने बैक्टीरियल डीएनए को ले लिया। किसके डीएनए को ले लिया, अब हमने एक बैक्टीरियल डीएनए को लिया और फिर हमने इस बैक्टीरियल डीएनए को क्या किया, इस बैक्टीरियल डीएनए को सबसे पहले हमने हैवियर पार्टिकल जो था हमारा, और जो केमिकल हमने यूज किया था वो किया था 15NH4Cl। ये हमने केमिकल यूज किया हुआ था जिसके अंदर हम इस बैक्टीरिया को जो है वो डालेंगे। ठीक है ना। तो और दूसरा जो हमने सॉल्ट बनाया, दूसरा जो सॉल्यूशन हमने बनाया, एक तो ये सॉल्यूशन था जिसमें 15N वाला था, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन जो हमने बनाया वो बनाया हमने 14N वाला। क्या बनाया, 14NNH4Cl लिया। ठीक है, ये हमने 2 तरह के सॉल्यूशंस जो है वो यहां पे हमने ले लिए। अब इसके अंदर ये था लाइटर वाला, ये कैसा था, लाइटर था, और ये कैसा था, हैवियर था। ठीक, अब उसको हमने क्या किया कि एक में हमने डाल दिया बैक्टीरिया को 15N वाले में। किस में डाल दिया, 15N वाले में हमने डाल दिया। जब हमने 15N वाले में बैक्टीरिया को डाला तो सारे के सारे बैक्टीरिया जो थे वो 15N वाले से लेबल हो गए। 15N वाले से क्या हो गए, लेबल हो गए। और जब वो 15N वाले से लेबल हो गए तो 15N वाले इस बैक्टीरिया को अब हमने डाल दिया 14N सॉल्यूशंस के अंदर। सिंपली समझो, पहले पेरेंट को हमने किस में डाल दिया, 15N में डाल दिया। बैक्टीरिया जो पेरेंट वाली थी उसको हमने किस में डाल दिया, 15N में डाल दिया। ठीक है ना। जब हमने उसके बैक्टीरिया कह रहा हूं, डीएनए, जब हमने डीएनए को 15N में डाल दिया और फिर उसके बाद में तो वो डीएनए किससे स्ट्रेन हो गया, 15N वाले से हो गया। ध्यान सुनते रहिएगा। और फिर हमने उन डीएनए सैंपल्स को निकाला, उन डीएनए सैंपल्स को निकाला 15N वाले को, और थोड़ी टाइम के लिए हमने उसे डाल दिया 14N वाले में। अब ध्यान सुनते रहिएगा, मैं बहुत बेसिक, बहुत एकदम सिंपली आपको बता रहा हूं, इसमें कोई क्रिटिकल नहीं डाल रहा हूं। 15N वाले सैंपल में डाला हुआ था बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया किससे स्ट्रेन था, 15N से स्ट्रेन था।
फिर हमने उसके बाद 14N में डाल करके इसको जनरेशंस को कुछ चेक किया, तो पाया कि शुरुआत के कुछ जनरेशन में हमें बैक्टीरिया कैसा डीएनए हमने कैसा लिया था, सारा का सारा डीएनए हमारा कैसा हो गया था, 15N वाला हुआ था। लेकिन थोड़े जनरेशन के बाद 20 मिनट के बाद जब हमने 14N से उसको निकाला, जब 20 मिनट के बाद हमने उसको 14N से निकाला, तो पाया कि क्या पाया, तो हमने पाया कि बैक्टीरिया का जो 15N था वो तो मौजूद था ही, लेकिन 20 मिनट बाद हमें उस सैंपल में 14N भी देखने को मिला। अब देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया ना, बोले भाई नहीं समझ में आया। हाँ मुझे पता था, जब बतियाओगे तो कैसे समझ में आएगा, बतियाओगे तो नहीं समझ में आएगा ना भाई, बतियाने से नहीं समझ में आता है आप लोगों को, बतियाइए ना, एक मिनट थोड़ा सुनिए जरा सा, आ गया है ना, ठीक कोई बात नहीं, जिसको आगे आगे बढ़िया बात है। फिर सुन लीजिए मेरी बात, हमने जब 15N वाले में पेरेंट को डाला, पेरेंटल डीएनए को डाला, तो पेरेंटल डीएनए किस कलर का हो गया, मान लेते हैं येलो कलर हमने लिया है, पेरेंटल डीएनए पूरा का पूरा 15N वाला हो गया येलो कलर का। ठीक, ये है 15N वाला, कौन सा येलो कलर का क्या है, 15N वाला है। ध्यान सुनते रहेगा। आफ्टर 20 मिनट फिर हमने इसको डाल दिया 14N में, किस में डाल दिया, 14N में डाला 20 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद जब हमने इस सैंपल्स को चेक किया, तो पाया कि जो नया डीएनए बना उसमें एक डीएनए जो था, 2 डीएनए हमें देखने को मिला, क्योंकि भाई 20 मिनट बाद डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो 2 डीएनए देखने को मिला, और इस 2 डीएनए के अंदर हमें एक में 14N वाला हम रेड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रेड। तो एक डीएनए स्ट्रैंड हमें देखने को मिला हैवी वाला, 15N वाला देखने को मिला एक, और एक हमें देखने को मिला 14N वाला। ठीक, बात समझ में आया, एक देखने को मिला 15N वाला और एक देखने को मिला 14N वाला, ठीक है ना, इज दैट सिंपल। 20 मिनट बाद जब हमने और ज्यादा इसको 14N में रहने दिया, 14N में हमने इसको और ज्यादा देर रहने दिया, इसकी एक और जनरेशन देखी, तो पाया कि क्या पाओगे भाई, क्या पाओगे आप, अब बताइए, इससे 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, इससे 2 स्ट्रैंड अलग होंगे ना, एक बन जाएगा येलो कलर का और एक बन जाएगा रेड कलर का, एक बन जाए, अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इससे भी क्या बनेंगे, 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे, एक बन जाएगा रेड कलर का और एक क्या बन जाएगा बेटा, येलो कलर का। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने 14N में अभी इसको रखा हुआ है, 14N में रखा हुआ है हमने इसको अभी, तो एक बात बताओ कि जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो रेड होंगे या येलो होंगे, बताइए, जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो रेड होंगे या येलो होंगे। आरुषि मार खाओगे अब आप, मार खाओगे, मार 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 पड़ेगी अब आपको, है ना, बात करे पड़े हो, बात करे पड़े हो भाई साहब आप लोग। देखिए फॉर द सीरियस नोट आपको बता रहा हूं बेटा, ऐसे ही नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। मैं मान रहा हूं आप लोग को हो सकता है पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूं कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग आनंद जी। चलिए ध्यान सुनिए मेरी बात, अब इसको ध्यान सुनिए, चलिए फिर से सुन लीजिए, अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ, थोड़ा देर चैट को थोड़ा थोड़ा सा लगाम दो, एक बार सुन लो इसको, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए 15N हमने लिया था, उसको हमने येलो कलर से इंडिकेट किया है, किसको, 15N को मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है। हमने बैक्टीरियल डीएनए इकोलाई को लिया और उसको हमने डाल दिया 15N वाले में, 15N को हमने लिया हुआ है येलो कलर, किससे लिया हुआ है, येलो कलर से लिया हुआ है, तो सारा का सारा पेरेंटल डीएनए किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं अवनीश जी, एक मिनट रुक जाइए, सारा का सारा डीएनए किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, राइट, बात क्लियर है, पेरेंटल डीएनए किस कलर का हो गया, येलो कलर का। अब उसके बाद हमने उस सैंपल को जो 15N वाला है उसको हमने डाल दिया 14N में, किस में डाल दिया, 14N में डाल दिया। जब हमने उसको 14N में डाल दिया ना, तो 14N जो था मान लेते हैं कि वो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है,
एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बस बताया है कि आपको पता चले कि दोनों अलग। तो जब हमने उसको 14N में डाला, 20 मिनट के लिए रखा, तो पाया कि जो पेरेंटल डीएनए था उसके साथ में अब एक एक्स्ट्रा कलर ऐड हुआ जो कि रेड कलर का था। किस कलर का था? रेड कलर का था। ठीक है, तो जो रेड कलर का आपका था वो नया बना, और जो नया बना वही तो स्ट्रेन होगा, क्योंकि अगर ये डीएनए पुराना होता तो किस कलर का होता? येलो कलर का। लेकिन ये क्या हुआ? नया बना था ना, क्योंकि हमने इसको 15N, पहले तो ये 15N था, जब 14 में डाला, 14N किस कलर का था? रेड कलर का था। किस कलर का था? रेड कलर का था। तो जब नया डीएनए जो बनेगा वो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। इट मींस दैट 14N इज अ न्यू डीएनए। 14N इज अ न्यू डीएनए। और न्यू डीएनए में देखिए जब नए डीएनए बने तो पाया कि हमने कि दोनों में कलर एक ग्रेडियंट टाइप का आ रहा है। 15 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिलेगा, मतलब कि रेड और दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इट मींस दैट ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। कैसा? सेंट्रीफ्यूगेशन में जब आप इसको देखेंगे तो आपको कैसा कलर देखने को मिलेगा? आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। कैसा कलर देखने को मिलेगा? ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा आपको। सुनिए मेरी बात को, इतना प्यार से आपको बता रहा हूं, इतना तगड़ी बात आपको बता रहा हूं, आप सुनिएगा केवल। इन एक्सपेरिमेंट्स को आपके लिए मजाक बना दूंगा मैं। देखिए ये क्या बन गया है? ये बन गया ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर होने का मतलब ये है कि इसमें एक स्ट्रैंड 15N है और दूसरा स्ट्रैंड 14N है। ध्यान समझ में आया कि नहीं मेरी बात? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अभी क्या है? मिक्स है। आपको ऐसे डीएनए अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, आपको जो आंखों से दिखाई देगा ना वो ये वाला डायग्राम दिखाई देगा। सेंट्रीफ्यूगेशन जो ट्यूब होगी ना, एपेंड्रॉफ ट्यूब, उसमें आपको ऐसा दिखाई देगा। ये तो आप एक्सपेरिमेंटली बता पाएंगे, बट लैब में आप ऐसे बता पाएंगे, ये वाला। मेरी बात फिर समझिए आप। जब हमने शुरू में जो सैंपल लिया था उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या था बेटा? येलो कलर का था, क्योंकि सारा का सारा डीएनए हमने 15N से किया था, तो ये येलो कलर का था। और ये हैवी था तो नीचे साइड में था। कहां था? नीचे साइड में था, है ना? और जब 14N हमने डाल दिया उसको, तो 14N किस कलर का था? रेड कलर का था। तो जो नया वाला बना, अब वो येलो, तो जो पुराना है वो येलो ही रहेगा, लेकिन जो नया डीएनए बनेगा वो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। और जब रेड कलर का हो जाएगा तो ये थोड़ा सा लाइटर होता है, तो जो नया सैंपल बनेगा वो थोड़ा ऊपर बनेगा और किस कलर का बन जाएगा? ऑरेंज कलर का बन जाएगा। किस कलर का बन जाएगा? ऑरेंज कलर का बन जाएगा। और जब उसको हम थोड़ी देर 14 मिनट, मतलब अभी तो हमने 20 मिनट के लिए रखा था, लेकिन जब हम उसे 40 मिनट के लिए रख देंगे ना, 40 मिनट के लिए, तो पाएंगे, मैंने क्या बताया कि इसमें एक डीएनए किसका गया है? पेरेंट वाला पुराना येलो वाला है, और एक गैरेट। लेकिन हमने उसको किस सोल्यूशन में डाला है? अभी उसको हमने अभी डाला हुआ है 14 में ही। तो जो नया बैंड बनेगा वो किस कलर का बनेगा? किस कलर का बनेगा? बताइए किस कलर का बनेगा? नया बैंड बनेगा रेड कलर का। ठीक है, किस कलर का बनेगा? रेड कलर का। तो देखिए नया बैंड बना दीजिए रेड कलर का। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे। अब यहां आप क्या पाएंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब आप देखेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब बेटा अब आप देखेंगे ना, उस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में देखेंगे कि रेड वाला कैसा था? लाइटर था, हल्का था। तो रेड वाला आ जाएगा ऊपर। कहां आ जाएगा? ऊपर। ये देखो दोनों रेड है ना, तो ये दोनों कहां पे आ गए? ऊपर आ गए। और जो मिक्स वाला था ऑरेंज वाला, वो कहां पे आ जाएगा? वो आ जाएगा थोड़ा सा मिडिल पोर्शन में। और येलो वाला जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि अकेला येलो अब बचा नहीं। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस बात को प्रूव किया कि हमारा जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। इज दैट क्लियर? क्या सभी बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया इजली वीजली? एक सेकंड बस रुक जाइएगा थोड़ा सा, मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा है। सोचना चाहिए था मिश्रा जी, सोचना चाहिए था पहले आपको। बस हो गया। ओके। बाल की तो बैंड बज गई, बवंडर आ गया मेरे बालों में। चलिए भाई, ओके। तो अब एकदम एकदम आसान। अवनीत जी क्लियर है? एकदम क्लियर है?
सबको क्लियर है? हाँ, अब जो बच्चे जानना चाह रहे थे कि मेरी क्लास सुबह हो गई या कैसी हो गई, मैं आपको बता दूंगा कि आज ये मेरी आखिरी क्लास है। ठीक है, मतलब रात को तो मेरा क्वेश्चन सेशन तो कल ही खत्म हो गया था, तो ये मेरी आखिरी क्लास है। और आज के बाद जो है आगे अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90% चांस है कि हो सकता है, और 10% चांस है कि हो सकता है ये आखिरी क्लास हो, तो इसीलिए। और अगर समझ लीजिए कि अगर मुझे आगे मौका मिलता है, अरे मिस यू मत लिखो भाई, देखो मिस यू ना लिखो प्लीज, वो मत लिखो, ठीक है। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, आप सभी के फीलिंग को समझ सकता हूँ भाई, बट ना ये, हाँ इंशाअल्लाह मिलेंगे। ये तो बहुत, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन को जान लिया, और सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमने यहाँ पे किया, सेंट्रीफ्यूगेशन जो हम जानते हैं या करते हैं, जो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको जिस डायग्राम से बताया है, उसको आप नोट्स भी जो है वो ले सकते हैं। नोट्स आपको मेरी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, vidanbiology.in पे मिलेगा, वहां पे आप जाकर के ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, और एनसीईआरटी का एक निचोड़ बुक है जो बहुत कॉस्टली आपको पड़ सकता है अगर आप उसको खरीदने जाते हो, लेकिन मैंने वहां पे सारे पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो वो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, उसको जरूर देखिएगा, एक भी लाइन एनसीईआरटी की मिस नहीं होती है उसमें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और आप ये ध्यान में रखेंगे, एक जो पॉइंट और आ रहा है सामने मेरे, कि उसको आप लिखना चाहें तो आप जो है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को जो मैं लिख रहा हूं अभी। टेलर, ये नोट कर लेना बेटा, टेलर एंड इनके जो कलीग थे 1958 में, 1958 में सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और वो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वो किया था बीन्स पे, वीसिया फाबा, वीसिया फाबा पे किया हुआ था, ठीक है। और यूजिंग यूजिंग रेडियो एक्टिव, हाँ टेलर, हाँ ठीक है, टाइलर, टाइलर पढ़ेंगे इसको, नहीं यार टेलर ही पढ़िए, छोड़िए। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन पे, थाइमिडीन का यूज किया था, दे आर द स्ट्रेनिंग कंपाउंड, ठीक है, टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, न्यूली synthesized sized DNA, DNA इन द क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये आप लोग जो है विधान बायोलॉजी एमबीबीएस, ये क्या है भाई? इट्स प्रूव दैट द डीएनए इन, ओके, अच्छा लव जी बता रहे हैं, ओके, इट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, तो इन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव का, अच्छी, मैं कोई चीज को प्रमोट नहीं करता हूं, देखिए मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं उस चीज को, तो यहाँ प्रमोट को मत लिखिएगा, आपको मतलब कंटेंट मिलेगा। जैसे विधान बायोलॉजी नाम का यूट्यूब चैनल है, मैं लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। ये आपका यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद में जो है आपको जो वेबसाइट है वो मिलेगी vidanbiology.in, vidanbiology.in। और जो मैं प्रीफर करता हूँ पर्सनली, जो मैं वेबसाइट को पसंद करता हूँ, ये तो मेरी वेबसाइट है खुद की, और जो मैं पर्सनली प्रीफर, और ये हर लेवल के बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है, पीजीटी और ग्रेजुएशन सभी वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। और जो मैं वेबसाइट प्रीफर करता हूँ खुद पढ़ने के लिए, कभी कभार देखने के लिए, वो करता हूँ खान एकेडमी, अगर आप लोग जानते होंगे इसको तो बहुत परिचित होंगे, तो मैं इस वेबसाइट्स को थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ आपको, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट्स है जो मुझे थोड़ी सी ठीक लग, मतलब ये तो मेरी अपनी चलिए, ये वाली मैं स्पेशली प्रीफर करता हूँ, ठीक। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ, हाँ चलिए। तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को आप थोड़ा सा सुनेंगे, डीएनए रेप्लिकेशंस को लेकर के, ठीक, शांति से सुनिएगा, मजा आएगा आपको सुनने में। सबसे पहली चीज तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसीजर मैंने शुरू में ही आपको बता दी है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसीजर जब आप लोग चैट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारी सेल साइकिल जब चलती है,
जब हमारी सेल साइकिल चलती है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था लेकिन अब मेरे पास में लाइसेंस है। जब हमारी सेल साइकिल चलती है तो हमारी सेल साइकिल के अंदर कई फेजेस होती हैं। हमारी सेल साइकिल में हमें कई फेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और उसके बाद में फाइनली हमारे पास में एक छोटी सी फेज होती है, और छोटी फेज बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है, चलिए, छोटी फेज बहुत बड़ी बन गई है, चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ मतलब समझ जाइए आप, ठीक है। चलिए ये मान ले, चलिए अब इस फेज में मान लेते हैं हम लोग जो है प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, सबको इसी में ले लो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया बट कोई दिक्कत नहीं। ये है आपकी G1 फेज, ये है आपकी S फेज, और ये है आपकी G2 फेज। फिर आपको पता होगा कि ये जो रास्ते में जो लाइन बन रही है दैट इज अ चेक पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं जगह जगह पे कि आपकी सेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि सेल साइकिल चलते वक्त या सेल डिवीजन होते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सेल बोल देती है कि आप जो है जाइए पहले उसको सही करके आइए। स्पेशली यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खतरनाक मैकेनिज्म होता है ना, सभी राधे जी वेलकम, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डेंजरस मैकेनिज्म होता है वो होता है ये वाला चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स अगर आप लोग नहीं जानते होगे चेक पॉइंट्स को, तो मैं आपको बता दूं, जैसे पुलिस होता है ना, जगह जगह पे नक के चौराहे चौराहे पे खड़ा होता है पुलिस वाला जो होता है, तो वो जो पुलिस चौराहे चौराहे पे खड़े होते हैं वो लाइसेंस चेक करते हैं, कोई क्रिमिनल या कुछ ऐसा, तो उसके लिए वो मौजूद होते हैं कि कोई बैरियर तोड़ के ना चला जाए, कोई गड़बड़ ना कर दे। तो अगर वो चेक पॉइंट पे पुलिस नहीं होगी तो लोग चोरी करके भागेंगे, कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा, तो वो जाकर के बहुत जगह चोरी करेंगे। उसी तरीके से जगह जगह सेल पे क्या होता है, क्या क्या लव जी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या चैट में पूछ रहे हैं? क्या कंफ्यूजन होता है? अच्छा, मैं बता दे रहा हूं। चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए आपका डीएनए बनता है, आपका जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, जो नया डीएनए बनता है, सुन लीजिए मेरी बात, आपका जो नया डीएनए बनता है वो बनता है एस फेज में। कहां बनता है? एस फेज में। अगर आपके पास में एक डीएनए है तो आपके पास में एक डीएनए से डीएनए बन जाते हैं, नए डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए। जब एक डीएनए से नए डीएनए बनते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है, एक चीज। और अगर ये एनिमल सेल है तो इसके अंदर एक चीज और बनता है जिसको आप बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। तो इसके अंदर सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करते हैं, तो दो चीज का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल एंड डीएनए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर मान लीजिए गलती से आपने सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ा था, राइट? सिक्कल सेल एनीमिया में आपने क्या देखा? सिक्कल सेल एनीमिया में देखा कि अगर हमारा डीएनए गड़बड़ हुआ, अगर हमारा डीएनए गड़बड़ हुआ तो उसके बाद उससे बनने वाला आरएनए भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अगर डीएनए गड़बड़ हुआ तो डीएनए से बनने वाला आरएनए गड़बड़ हुआ, और आरएनए से बनने वाली प्रोटीन गड़बड़ हुई। और अगर आरएनए से बनने वाली प्रोटीन गड़बड़ हो गई तो क्या हो जाएगा? उससे आपके जो मॉर्फोलॉजी है आपकी आरबीसी का, या जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर्स है उसमें वेरिएशंस आएगा, एंड दे गॉट सिकल सेल एनीमिया, राइट? तो उसी तरीके से अगर हमारे डीएनए में किसी तरह का चेंज आता है तो, और सेल साइकिल के समय अगर हमारे डीएनए में चेंज आता है, तो वो सीधे सीधे सबसे ज्यादा जो बीमारी कॉज करता है वो जानते हो कौन सी बीमारी होती है? बताओ जरा सा। अगर सेल साइकिल के समय डीएनए में कोई दिक्कत आई तब फिर वो क्या कॉज करेगा? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए भाई, देखता हूं आप लोग कितना पढ़े हुए बायो। कैंसर। वेरी गुड आनंद जी। कैंसर कॉज होती है, सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो होगी आपको कैंसर। कैंसर सबसे ज्यादा, हाँ डेफिनेटली कैंसर सबसे ज्यादा। तो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं ना कि अब बस हो गया भाई, आप सब बहुत पढ़े लिखे। चलिए, तो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं ना कि डीएनए में अगर कोई गड़बड़, देखिए रेप्लिकेशन का एक वसूल है, 10,000 डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक एक गड़बड़ी 100% श्योर होनी होनी है। मतलब वो होनी होनी होती, गड़बड़ी ऐसा नहीं कि नहीं होगी, वो होनी होनी है। बट डिपेंड इस बात का करता है कि आपकी जो सेल है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। जो आपकी सेल है इस 10,000 टाइम में अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है तो आपकी सेल उसको फिक्स कर दे। तो यहाँ चेक पॉइंट्स क्या काम करते हैं? दीज चेक पॉइंट्स जो होते हैं, ये चेक पॉइंट डीएनए को चेक करेंगे, इसके सारे बेस सीक्वेंसेस को चेक करेंगे, सब सही लगे नहीं लगे। अगर मान लो बेस सीक्वेंस गड़बड़ हो गए तो चेक पॉइंट्स बोलता है कि जाओ और इसे प्रूफ रीड करके आओ। इट पे प्रूफ रीड मींस कि जाइए, आप जाइए वापस और अपने डीएनए सीक्वेंसेस को सही करके आइए।
ये कौन बोलता है? ये बोलता है चेक पॉइंट्स। कौन बोलता है? चेक पॉइंट्स बोलता है कि अगर आपके डीएनए में गड़बड़ी, जाए चेक करें। तो एक बार बोलेगा डीएनए, एक बार चेक पॉइंट्स बोलेगा, जाइए सही करवा के आइए। तो भाई डीएनए जाएगा, अपने आप को प्रूफ रीड करेगा, प्रूफ रीड करा करके वापस आएगा, फिर से इसको चेक किया जाएगा, प्रूफ रीडिंग के थ्रू फिर से इसको चेक किया जाएगा, और जब फिर से चेक किया जाएगा और फिर से पता चला कि भाई नहीं, अभी भी इसके डीएनए में कोई गड़बड़ी अभी है, मतलब गड़बड़ी अभी सही नहीं हुई है, तो फिर से ये बोलेगा इसको, और 2-3 बार जब इसको ये बोल देगा चेक पॉइंट ना, और फिर भी अगर ये सही नहीं हुआ, अगर फिर भी सही नहीं हुआ, तब फिर इस केस में इस सेल को जो है, जो नई सेल बन रही होगी, उसको वो घोषित कर देता है एपोप्टोसिस। क्या कर देगा? एपोप्टोसिस कर देगा। एपोप्टोसिस का मतलब होता है क्या? कौन बच्चा बताएगा एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? सेल डेथ। डेफिनेटली, वेरी गुड बेटा। तो 1-2 बार उसको वार्निंग देगा। ये क्लास इस चीज की नहीं चल रही कि कैंसर को कितने वेज में लिख सकते हैं। अच्छा डेफिनेटली। तो अब देखिए, तो यहाँ पे एपोप्टोसिस जो है वो चल जाएगा। जैसे बच्चा होता है ना, एक बार पीटो, 2 बार पीटो, ना समझ में आए तो मार मत देना, ठीक है ना? चल, मतलब थोड़े से अलग कदम आप उठा दीजिए, लेकिन उसको एकदम किले मत कर डालना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इसीलिए चेक पॉइंट्स जो होती है, हाँ, वो नेचुरल सेल डेथ है। ऐसा नहीं कि वो सेल डेथ कोई खराब हो गया या कुछ भी, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस सेल को आगे जाएगी सेल, तो मल्टीपल टाइप ऑफ डैमेज सेल बनाएगी। और मल्टीपल टाइप ऑफ डैमेज सेल का मतलब होता है, जब मल्टीपल टाइप ऑफ डैमेज सेल्स अगर बनेंगी तो वो कैंसर कॉज करेगा, बिकॉज दे आर द मैलिग्नेंट सेल, और मैलिग्नेंट सेल्स हैव रैपिड पॉलिफरेशन या रैपिड सेल डिवीजन, और इस तरीके से सेल कैंसरस हो जाएगी, ट्यूमर कॉज करेगी, तो उसको मार देना ही बेहतर होता है। तो चेक पॉइंट्स का काम यही होता है। जैसे जीवन चेक पॉइंट्स में साइटोप्लाज्म वगैरह को चेक किया जाता है, क्योंकि सेल डिवाइड करने जा रही है, तो एक्स्ट्रा डिवीजन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म चाहिए, तो वो प्रॉपर बने हैं या नहीं, प्रॉपर सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल प्रॉपर बने हैं या नहीं। तो अलग अलग चेक पॉइंट्स की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एक फेज का काम पूरा नहीं करते हो, तो फिर आपको दूसरे फेज में जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे इन द केस ऑफ पोलर बॉडी, इन द केस ऑफ पोलर बॉडी को अगर आपने मेंशन किया होगा, तो देखा होगा बिफोर बर्थ एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, सॉरी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो 2 पोलर बॉडी आपकी बनी है, एक फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनी थी, और एक आपकी कहां बनी थी? एक आपकी बनी हुई थी वहां पे भाई, आपकी कहां बनी थी? बिफोर बर्थ के अंदर, ठीक है? तो बिफोर बर्थ, हाँ ठीक है, बिफोर बर्थ में नहीं नहीं, बिफोर बर्थ नहीं, कब बनी थी भाई? पहली पोलर बॉडी कब बनती है, बताइए जरा सा, ये तो मजेदार चीज है। बिफोर ओव्यूलेशन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बस जब ओव्यूलेशन आपका होना होता है, तो वो क्योंकि उसी समय आपका पहला मेयोसिस कंप्लीट होता है, और पहले मेयोसिस टाइम पे, हाँ ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो जब पोलर बॉडी बनी, तो पोलर बॉडी में क्या हुआ कि वहां पे वो पोलर बॉडी ने जो है वो सेल साइकिल को रिसीव करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेल साइकिल को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म चाहिए। अब बेचारी पोलर बॉडी तो छोटी सी, उसके पास में भाई दिक्कत है, उसके पास में तो चीजें नहीं है ना। तो जब उसके पास में वो चीजें नहीं है, उसके पास में प्रॉपर ऑर्गेनल नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं, तो दे कैन बी आउट, वो बाहर चली जाएगी, और बाद में फिर वो डिग्रेडेड हो जाएगी। तो यही चीज सेल साइकिल में आप जानते हैं। एंड द फेज ऑफ रेप्लिकेशन, वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ रेप्लिकेशन। भाई आगे जो हमको पढ़ना है वो क्या है आपका? वो है, हाँ, तो वो जो है वो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। ये चैप्टर इजी नहीं है, इस चैप्टर को इजी कौन बना रहा है? इससे क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन जो आप पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को जो आपने आज जाना, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को जो जाना, अब वो क्या होता है अब उसको पहले समझिए। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनने के लिए आपको डीएनए की नॉलेज होनी पहली चीज तो जरूरी है। डीएनए की नॉलेज क्यों जरूरी है, क्यों, और डीएनए में क्या क्या जरूरी है, वो आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए रेप्लिकेशन जानने के लिए आपको पहली चीज तो 3 प्राइम 5 प्राइम के बारे में जानना पड़ेगा। डीएनए आपके होते हैं एंटी पैरेलल। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। एंड सिंगल डीएनए जो होता है उसमें आपके 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। एंड दीज 2 स्ट्रैंड आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। नंबर तीसरी बात, इनकी जो बैकबोन्स होती है, दे कंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है, हाँ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो होता है OH और फॉस्फेट के बीच में। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यही लाइन से जुड़ करके आपके क्या बना लेते हैं, ये लाइन से जुड़ करके आपके बनाते हैं बैकबोन, आपको क्लियर होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि डीएनए जो बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फेट बॉन्ड, या ये सब के सब आपके होते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब आप बोलेंगे सर आप इसको क्यों बता रहे हैं? जब आप किसी भी डीएनए को देखते हैं, सुचरित्रा जी वेलकम, यहां पे जब आप किसी भी डीएनए को देखते हैं तो दीज डीएनए कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं। लेकिन इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड से अब आपको क्या करना है, आपको इस दो डीएनए से, इस दो डीएनए स्ट्रैंड से डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, और जब डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो इन्हीं से नया डीएनए बनेगा, और एक डीएनए से बन जाएंगे दो डीएनए। कितने बन जाएंगे? दो डीएनए। आज सर भी लाइक में पढ़ता रहूंगा तो तुम चैट्स करते रहो, विदाउट बॉन्ड लाइफ इज अलोन। ओके, तो समझे? तो ये जो डीएनए को अलग करना है, तो डीएनए अलग कैसे होगा? उसके लिए बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। फिर नया डीएनए बनाने के लिए नया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को लाना होगा। वो कौन लेकर के आएगा? फिर उसके बाद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बनेगा OH और PO4 के बीच, वो कैसे बनेगा? तो दीज ऑल दिस प्रोसेस हैपन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, which one is participate during DNA replications। तो अगर आप सभी एंजाइम्स के बारे में जान लीजिए तो बस आपको केवल असेंबल असेंबल करना है। तो मैं यहां पे बस आपके सामने उन एंजाइम्स के नाम बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कर दूंगा। अब देखिए मेरी बात को ध्यान दीजिए। तो डिफरेंट टाइप्स एंजाइम्स जो हैं वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में हेलिकेज याद रखना है बेटा, हेलिकेज याद रखना है। हेलिकेज के बाद में आपको एसएसबी याद में रखना है, एसएसबी प्रोटीन्स को याद में रखना है। फिर आपको याद में रखना है क्या, ये जब आ गया, टूट गया भाई, जुड़ गया भाई, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है प्राइमेज। क्या याद में रखना है? प्राइमेज याद में रखना है। फिर आपको आरएनएज एच याद में रखना है, आरएनएज एच याद में रखना है। पॉलीमरेज याद में रखना है आपको। पॉलीमरेज के 5 टाइप होते हैं, 3 तो आपके मेंशन है टोटल। पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3 के फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद थ्रोम्बोन मॉडल एक होता है, जब आप उसको समझ लेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये वो एंजाइम्स हैं जिनके फंक्शंस अगर आपको पता चल जाए रेप्लिकेशन में तो आपके लिए कोई भी चीज बिल्कुल इजी हो जाएगी। और इसी में एक आपका आ जाता है आरएनए प्राइमर। क्या आ जाता है? आरएनए प्राइमर। और लाइगेज को तो कतई मत भूलिएगा, तो रेप्लिकेशन फॉर को मत भूलिएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट को मत भूलिएगा। तो जब आप ऑल ये सब सब सारी चीजें जब आप पढ़ डालेंगे ना तो ऐसा चुटकी में रेप्लिकेशन फिनिश हो जाएगा आपका। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही चीज डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। बट ये बहुत इजी है, अगर आप इसको एक बार जान लेंगे तो आपके एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल दिया हुआ है। बट हम लोगों को फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़नी पड़ती है इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है, जानने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आप सभी का जुड़ने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, और मिलेंगे अब आपसे। देखिए कब मिलते हैं। तो आज का ये फाइनल लास्ट सेशन था हमारा, और आप सभी लोग जुड़े रहे, थैंक यू। लास्ट टाइम भी आए आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह आप लोग आओगे। चलिए खैर, तो आज के लिए इतना ही। बाकी सबको समझ में आ गया जो मैंने बताया आपको? मतलब हाँ, मतलब अभी के लिए लास्ट। ठीक, तो चलता हूं मैं फिर, बाय बाय। और टाइमिंग भी अब खत्म होने वाला है। हाँ, मिस यू सो मच यार, सबको मिस यू। ठीक है, चलिए, बट बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं। ठीक है,
हाँ ठीक है, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। चलिए, तो चलिए ठीक है, टाइम इज अप, नॉट टाइम लिमिट खत्म, क्लास एक्सटेंड की आ रही बात, बट क्लास एंड करते हैं। बाय बाय।